हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बियानी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 11 आप ना एक चीज़ मैं आपको पहले बता देती हूँ कि देखिए मेरे वीडियो में शुरू से आखिर तक कोई भी बकवास नहीं होती है। फ्रॉम द बिगनिंग मैं आपसे टॉपिक से स्टार्ट करती हूँ, लास्ट तक आपका एक्सप्लेनेशन ही होता है। तो ट्राई टू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स इतना ही अच्छे से क्लियर हो सके। सो लेट मी स्टार्ट माई वीडियो। एंड आज मैं क्लास 11th का जो चैप्टर 3 है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये आपको करवा रही हूँ। सबसे पहली बात, मीनिंग क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। ये स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी बताते हैं किसी भी बिजनेस की, और वो भी वेरियस पार्टीज को, ताकि भाई ये एक्चुअली आप ये समझो कि एक तरह से ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट की जाती है। मतलब आप किसी भी भाषा में लिखते हो, कैसे भी लिखते हो, कोई भी रूल्स फॉलो करते हो, लेकिन ये बेसिक रूल्स हैं और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो होते हैं। इनको हम GAAP के नाम से जानते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फुल फॉर्म है। एंड सेकेंडली आप ना इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लो प्लीज। मैं साइड हो जाती हूँ क्योंकि कैमरा सिर्फ फ्रंट चीज को लेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक तरह समझो आपके शॉर्ट में नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये अकाउंटेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। ये बेसिक गाइडलाइंस हैं जिसके थ्रू आप बुक्स को प्रिपेयर करोगे। फाइन। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर एक ही चीज होती है, आपको पता होगा। सबसे पहली बात ये ना, यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जैसे मैंने कहा, इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स ओनली, मैन मेड है ये। और ये जब एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो अकाउंटेंट्स ने फेस किया उनके थ्रू उसके बाद में ये बनाए गए हैं, ठीक है। ये एक तो पहली बात, अकाउंट्स के रूल्स जो होते हैं ना साइंस की तरह स्टैटिक नहीं होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द नेचर व्हिच इज प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। फाइन। नेक्स्ट है GAAP 3 चीज के ऊपर में डिपेंड करता है, रेलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी। रेलेवेंस मतलब जो प्रिंसिपल है ये कहता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। मेरी जो सर्च है, यानी कि सपोज करो मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन जानना चाहूंगी कि क्या कंडीशन है इस समय फर्म की, तो मेरे जो रेलिवेंट चीज है वो मुझे दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो जो प्रिंसिपल है इट इज ऑब्जेक्टिव, इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। यहाँ पे कोई पर्सनल बायस नहीं होता है। जजमेंट जो होता है सीधी सीधी इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा। और ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये भी होता है कि ये वेरीफिएबल होना चाहिए। देयर शुड बी नो पर्सनल बायस एंड इट शुड बी वेरीफिएबल इन सम वे। आप फाइंड आउट कर सकते हो कि ट्रूथफुलनेस क्या है, करेक्ट चीज क्या चीज है। एंड नेक्स्ट है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब कि बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के या बिना किसी कॉस्ट के मैं इनको देख सकूं। समझ में आया। प्रिंसिपल जो है ये फिजिबल होना चाहिए, इट कैन बी अप्लाइड विदाउट एनी कॉस्ट एंड विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, इट शुड बी वेरी इजी टू यूज, ठीक है। नेक्स्ट है क्यों जरूरी होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल होती है इंटरनल यूजर्स के लिए एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, और ये जरूरी होता है कि ये इन्फॉर्मेशन रिलायबल भी हो और कंपैरेबल भी हो, ठीक है। आप उसके ऊपर रिलायबल भी रह सको और ये कंपेयर भी कर सको पिछले सालों से कर। और कंपेरेबिलिटी बहुत जरूरी होती है ये देखने के लिए कि आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई दीज आर वेरी नेसेसरी। और यही रूल्स, यही प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो तो आप इजीली इसको कंपेयर कर सकते हो। ये जो रूल्स GAAP है ये यूनिफॉर्म होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप इसको आप इजीली यूज कर सकते हो। अब क्या काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स कितने तरह के होते हैं, देखिए आप दो चीजें इसमें पढ़ोगे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और assumptions एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अभी कन्वेंशंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इस वीडियो में मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स या assumptions बताती हूँ। सबसे पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये बाकी के हैं। सबसे पहला गोइंग कंसर्न कि हमारा बिजनेस जो है सालों साल चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, इसीलिए हम फिक्स एसेट्स शो करते हैं और हर साल उसका डेप्रिसिएशन शो करते हैं। मेरा बिजनेस जल्दी से वाइट अप तो होने वाला है नहीं, तो मैं क्यों हर बार पोजीशंस चेंज करूं इसकी। एंड नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही कोई भी पार्टी आपके बिजनेस में पैसा लगाती है। फाइन। तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मतलब कि सालों साल मेरा जो बिजनेस है ये चलता रहेगा, और इसी रीजन की वजह से मैं फिक्स एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाती हूँ एंड हर साल उसका डेप्रिसिएशन माइनस करती रहती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी मतलब ये होता है कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स हैं ये कंसिस्टेंट है एक साल से दूसरे साल तक, ताकि मैं इसको इजीली कंपेयर कर सकूं। हर साल जो रूल्स मैं यूज करती हूँ वही अगले साल भी यूज करूंगी। फॉर एग्जांपल, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर मैं शुरुआत से डिमिनिशिंग बैलेंस यूज कर रही हूँ, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो अब भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करूंगी ताकि मुझे इजी पड़े पिछले साल को और इस साल को कंपेयर करने में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल इन टर्म्स ऑफ
अक्रूवल मतलब जो बाकी होता है, तो चाहे रेवेन्यू हो चाहे एक्सपेंसेस हो, जो भी मुझे पे करना बाकी है वो मैं हाथों हाथ इसी साल शो करती हूँ, ताकि ट्रू एंड फेयर पोजीशन, जो ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन है वो शो हो सके। इसके लिए आपको एक हिंट भी देती हूँ, जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किया था तो उसमें जो आउटस्टैंडिंग होता है वो मैं ऐड करती हूँ, या अगर मेरा अक्रूड रेंट है या अक्रूड इनकम है कोई, तो उसको हम ऐड करते हैं, क्योंकि वो करंट ईयर की इनकम में ही हम उसे कंसिडर करते हैं। एक्चुअली इनकम हम तभी कंसिडर कर देते हैं जब वो अराइज करती है, इसीलिए हम उसको इस तरीके से शो करते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी का मतलब बिजनेस और प्रोप्राइटर दो अलग अलग बंदे हैं, जैसे जो हमने सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस किया था, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स मैनेजर्स एंड इट्स ओनर्स और एनी अदर पर्सन, ठीक। तो बिजनेस यूनिट जो है ये कंप्लीटली, इसकी सेट ऑफ बुक्स अलग होती हैं, इसकी कॉमन सील होती है सिग्नेचर के तौर पे जिसको हम यूज करते हैं, तो इन्होंने कहा कि ये अलग अलग चीजें होती हैं। नेक्स्ट मनी मेजरमेंट, यानी कि वो सारी चीजें जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, जिन चीज को आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, उन चीजों को हम रिकॉर्ड करते हैं। इवन दो इट में भी कई चीजें होती है बहुत जरूरी है, लेकिन इफ यू कांट मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी, यू कांट रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो वैसे तो आपको पता है कि आपका बिजनेस सालों साल चलता रहेगा, पर एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद आप ये असेस करते हो कि वेदर आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है भी या नहीं भी है, आपको इस बिजनेस को आगे रन करना भी चाहिए या नहीं रन करना चाहिए। फॉर दैट एक फिक्स टाइम पीरियड बनाया गया है जो कि 1 साल का होता है। इंडिया में इट इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, और इस समय हम असेस करते हैं, साल के अंत में हम ये निकालते हैं कि भाई हमको कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, उसके बेसिस पे हमको कितना टैक्स सरकार को पे करना बनता है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है। तो ये होता है मेरा अकाउंटिंग पीरियड। कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरा बिजनेस आगे तक रन करता रहेगा, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं हर साल अपनी बुक्स की जो असेट्स हैं उनकी वैल्यू को रियलाइज करूँ कि हर साल वो कितने बनते हैं। जब हमने लिया उसी समय जो जिस कॉस्ट पे लिया उसी पे ही हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनको शो करते हैं। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि देखो सबसे पहली चीज, अगर आपने इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे किया है तो आपके पास उसकी रसीद है, आप ये वेरीफिएबल है, आप इसको दिखा सकते हो कि हाँ भाई इस रेट पे मैंने लिया था, ये रही रसीद इस चीज की, रिसिप्ट जिसको हम कहते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिविटी होती है ये वेरीफिएबल होती है। दूसरा ये गोइंग कंसर्न को हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं, तो ये अज्यूम करते हैं कि जो एंटरप्राइज है वो आगे तक रन करती रहेगी, तो क्या जरूरत है कि हम इसको हर बार अपने एसेट्स की वैल्यू को देखें। एंड तीसरी चीज, इसको डिटरमाइन करना भी मुश्किल है कि हर बार इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो डिपेंड करता है ना, अलग अलग लोगों के लिए इसकी अलग अलग वैल्यू होगी, तो मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करना भी आसान नहीं होता है। जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू टाइम टू टाइम पे चेंज होती रहती है, तो उसके हिसाब से आपका हर साल बुक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो अगेन इट विल बी डिफिकल्ट। और ड्रॉबैक्स भी हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी चीज ना, नथिंग इज पेड विल नॉट बी रिकॉर्डेड, जो चीज आपने पे नहीं की आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो फेवरेबल लोकेशन है या ब्रांड नेम है या रेपुटेशन है बिजनेस की, नॉलेज है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स है, ये अनरिकॉर्डेड रह जाती है। दूसरा, जो इन्फ्लेशन का टाइम होता है, नेट प्रॉफिट आप कम डिस्क्लोज कर रहे हो क्योंकि उस समय आपकी हर चीज की वैल्यू जो है वो बढ़ी हुई है। दूसरा, एंड डिस्टॉर्शन हो जाता है सीरियसली, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे ही आप शो कर रहे हो। और जो इन्फॉर्मेशन बेस्ड होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे, हो सकता है कि ये मैनेजमेंट के लिए इतनी यूजफुल ना भी हो, बट स्टिल यू कांट हेल्प इट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट हमारा। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये रहा डुअल, मैचिंग छूट गया शायद, कोई बात नहीं अभी बता देती हूँ। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये कहते हैं हमारा कि हर चीज जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसका 2 जगह एंट्री होती है, जो मैंने आपको ये पहले भी करवा रखा है। फॉर एग्जांपल आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो तो आपके पास फर्नीचर आ रहा है तो कैश जा रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है और कैश जा रहा है, तो इस चीज को हम डुअल एस्पेक्ट कहते हैं। और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये क्या है, ये डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी मतलब रेवेन्यू रियलाइज होती है आप उसी समय उसे रिकॉग्नाइज करते हो, चाहे आपको पेमेंट आज मिले चाहे कल मिले। अगर मान लीजिए आज आपको आज ऑर्डर मिला और आज आपने 4 दिन बाद उसकी डिलीवरी कर दी, तो आपकी रेवेन्यू 4 दिन बाद ही रियलाइज हो गई, भले ही सामने वाले बंदे ने 1 महीने बाद आपका पेमेंट किया है, ठीक है। लेकिन रेवेन्यू किस दिन रियलाइज हुई, जिस दिन आपने उसको पेमेंट, जिस दिन आपने उसको अपने गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, उस दिन आपकी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई। एक ये जो छूट गया था मैचिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी, ये 2 रह गए। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो नेट प्रॉफिट, मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नेट प्रॉफिट को, करेक्ट नेट प्रॉफिट को एसरटेन करने के लिए। कैसे, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब आप नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करते हो बिजनेस ऑपरेशन से, तो जितने भी कॉस्ट्स होते हैं जो कि एप्लीकेबल होते हैं रेवेन्यू को ऑफ द पीरियड, आप उसको चार्ज करते हो अगेंस्ट द रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपको कहीं से भी भाई कोई चीज का अगर पैसा मिलता है और उससे रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस भी हुए हैं,
तो उस पैसे में से ही आप उस एक्सपेंसेस को माइनस करके फाइनल अमाउंट जो होता है आप उसे शो करते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट रह गया वो है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। वो ये कहता है कि आप ना पर्सनल बायस को दूर रखे और ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो करो और ऐसी चीजें दिखाओ जो कि वेरीफिएबल होती है। दिस इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कि पर्सनल बायस शुड नीदर बी इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट नॉर एनीवेयर एल्स। अकाउंटेंट का पर्सनल बायस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जब वो अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है, और हर चीज को आपको वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट्स के साथ में सपोर्ट करना पड़ता है, तभी आपको हर चीज की रिसिप्ट लेनी होती है और उसके साथ उसको अटैच करना पड़ता है। फाइन, आई होप दिस वीडियो इज वेरी क्लियर टू यू। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कन्वेंशंस करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपको मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आपको समझ में आता है कि जो मैं आपको समझा रही हूँ आपको समझ आ रहा है अच्छे से, देन प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। वो रेड वाला बटन दबाओ, घंटा दबाओ। जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ मैंने नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर लिया है। एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट एज वेल एज इन क्लियरिंग योर एग्जाम्स। Okay then, goodbye for today.